बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, बिकॉज दिस टर्म इज़ यूज इन द यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की दो चीज़ें मैं पहले आपको बता दूं कि जो जी सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, बिकॉज आप जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जब डिग्री अप्लाई करते हैं, यानी उनकी डिग्री जब लेते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पता है उसमें क्या होता है कि एक्स की कोई ना कोई पावर एग्जिस्ट कर रही होती है, कोई कांस्टेंट होता है। अगर पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अब देखें जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है जी क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है बिकॉज जब आप डिग्री ले रहे होते हैं प्रोडक्ट की दो पॉलिनोमियल्स की, तो वो इक्वल होता है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। नंबर 1 ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया आपका। नंबर 2, जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो एक कम्यूटेटिव रिंग के अंदर होता है। ठीक है, और उसके अंदर वो एक इंटेग्रल डोमेन होती है कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि उस कम्यूटेटिव रिंग के अंदर एक यूनिट एग्जिस्ट कर रहा होता है। सही है, तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो कि नॉन ज़ीरो भी हो, नॉन यूनिट भी हो, यानी कि ज़ीरो तो वो नहीं है। यूनिट का मतलब क्या था कि वो एलिमेंट जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ऐसे ही था। तो ऐसे एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो भी हो और नॉन यूनिट भी हो, उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट तब कहेंगे जब उसका कोई ना कोई प्रॉपर फैक्टर हम उसको प्रॉपर फैक्टर की फॉर्म में स्प्लिट करके ना लिख सके। मीनिंग दैट कि ए जो है वो इररिड्यूसिबल तब होगा इफ़ ए इज़ नॉट रिड्यूसिबल, तो ए रिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल कब नहीं है कि जब इसको बी और सी की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके प्रॉपर फैक्टर्स नहीं है। यहाँ पे या तो बी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा। तो हम कह सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग विच इज़ नॉन जीरो, नॉट अ यूनिट, ना यूनिट है ना नॉन जीरो है, एंड हुज ओनली जीरो डिवाइजर्स आर द ट्रिवियल वंस। ट्रिवियल किसके होते हैं? जो प्राइम नंबर होता है, यानी कि या तो उसका अपना ही एलिमेंट होता है उसका डिवाइजर, या वन होता है। तो वो कह रहा है कि उसके जो जीरो डिवाइसेस हैं वो तो सिर्फ ट्रिवियल वंस होते हैं, उस एलिमेंट को कहते हैं हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो इस जो है हमारे पास डेफिनेशन है इररिड्यूसिबल एलिमेंट की, इसको गालिबन हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो हम ये एक और एमसीक्यू जिसका क्लियर कर लें। देयर आर नो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स इन अ फील्ड बिकॉज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर यूनिट्स। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी होती है कि फील्ड में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए तो नॉन यूनिट होना ज़रूरी है, इसका मतलब है फील्ड का कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं। इसी तरह से आप एक और एमसीक्यू जिसका क्लियर कर लें कि जो इंटेग्रल डोमेन होती है, एवरी प्राइम इज़ इररिड्यूसिबल। मैंने वही बात की है आपको कि जो प्राइम नंबर की होगा वही इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम नंबर ही ज़रूरी हो। दूसरी बात कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो है जिसकी हम डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे, उसमें जो प्राइम्स होते हैं और इररिड्यूसिबल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। अब देखिए प्राइम और ये प्राइम का मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइम का नंबर मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो 2, 3, 7 ये एलिमेंट्स ले रहे होते हैं जिसके सिर्फ ट्रिवियल डिवाइजर्स होते हैं, वो नहीं। यहाँ पे प्राइम का मतलब प्राइम एलिमेंट है। और प्राइम एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट पी ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट इफ दो कंडीशंस हैं, या तो वो यूनिट हो ही ना, नॉन जीरो हो और यूनिट भी ना हो, एक कंडीशन है, तो फिर वो प्राइम एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने अगर ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं आर में से, ठीक है, और आप पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए और बी के प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब है अगर अगर ए और बी के प्रोडक्ट को पी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है पी या तो डिवाइड करेगा ए को या डिवाइड करेगा बी को। मैंने यहाँ पे रिंग ले ली सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ए मैंने खुद से ले लिया 4, बी ले लिया 3 और पी भी ले लिया 3। ठीक है, अब देखें ए और बी का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 12। पी डिवाइड कर रहा है 12 को, तो यानी कि अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 और 3 की फॉर्म में। तो 3 को डिवाइड कर रहा है 4 को नहीं, यहाँ पे 3 क्या होगा? तो यहाँ पे 3 क्या होगा? एक प्राइम एलिमेंट होगा। देखिए ना, आपने 12 को स्प्लिट करके लिखा 4 और 3 की फॉर्म में, तो उसने यही कहा था कि अगर दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को p डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि p या तो a को डिवाइड कर रहा होगा यानी कि उसके फर्स्ट पार्ट को, या b को यानी कि उसके सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा होगा।
तो यहाँ पे देखें 3 सिर्फ 3 को डिवाइड कर रहा है 4 को नहीं। तो यहाँ पे जो 3 है ये वाला, ये क्या होगा, एक प्राइम एलिमेंट है। तो हम प्राइम एलिमेंट को जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट कह सकते हैं एक इंटेग्रल डोमेन की फॉर्म में। बट एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज़ नॉट अ प्राइम एलिमेंट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट दोनों सेम ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है। एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। ठीक है, ये नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, यानी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट एक यूनिट हो। यूनिट क्या होता है, जिसमें वो एलिमेंट जिसका फील्ड इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो डोमेन जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट ही यूनिट है, तो वो आपको उसको यूनिक, वो यूनिक है ना, यूनिकनेस है उसके अंदर, वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर तो वो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है और वो नॉन यूनिट एलिमेंट भी है, यानी कि वो यूनिट भी नहीं है, वो ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो था ना कि अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फिर वो यूनिट लाजमी हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो ज़ीरो भी नहीं है, यूनिट एलिमेंट भी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट होना चाहिए फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स का। यानी कि आप वो जो नंबर लो जो नॉन ज़ीरो भी है और एलिमेंट भी नहीं है, उसको आप इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, तो उस डोमेन को कह सकते हैं कि वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये फैक्टर इस चीज़ को हम कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए जो है वो ज़ीरो भी नहीं है, नॉन यूनिट भी है, ठीक है, और उसको आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, और उसको आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी कि मीन हर नॉन यूनिट या नॉन जीरो एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में अगर लिख लिया जाए, तो यहाँ पे जो पी आई यानी कि इन सब का जो कलेक्शन हो गया, ये क्यू जे जो होगा, ये दोनों, ये सारे के सारे बेसिकली इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं। 3 चीज़ें हैं, एक, या तो हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो गए, तो फिर हम आगे कोई भी दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी फुलफिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज़ नॉट अ यूनिट, तो फिर क्या करेंगे, हम एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट उठाएंगे और उसको इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर लिया हमने, फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया हमने, तो हम उसको अगेन कहेंगे कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। अगर फिर भी ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल नहीं हो रही, तो थर्ड केस ये है कि वो ज़ीरो भी नहीं है, वो यूनिट भी, नॉन यूनिट है, तो फिर आप उसको दो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख सकें और ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है कि ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी है, यानी कि एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए और इररिड्यूसिबल भी होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि ये डोमेन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। नेक्स्ट वीडियो, अब इस वीडियो में हम जो अभी हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसी के रिलेटेड ये थ्योरम कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था कि एवरी फील्ड इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन, तो अब यहाँ पे प्रूव करेंगे एवरी फील्ड इज़ एन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, ये प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इसी तरह से हमने पीछे प्रूव किया था कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन भी है, वो इंटेग्रल डोमेन भी है और वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर फील्ड हमने लेनी है तो लेट कर लिया कि अगर फील्ड है एफ ले लिया हमने, और अगर वो फील्ड है तो हमने इसको जाहिर सी बात वो एक इंटेग्रल डोमेन भी है, क्योंकि एवरी फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। और अगर वो इंटेग्रल डोमेन है तो उसके पास कोई ना कोई यूनिटी भी होगी, बिकॉज एवरी फील्ड हैज़ यूनिटी। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एफ की डेफिनेशन ही है, फील्ड की डेफिनेशन ही यही है कि उसके अंदर हर एलिमेंट ही यूनिट होता है। सही है, तो इस दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर फील्ड है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ इज़ अ यूनिट। तो यही तो पहली कंडीशन थी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की, और हमने ये बात की थी कि अगर पहली कंडीशन ही फुलफिल हो गई तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो डोमेन होगी वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बन जाएगी। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई है, हेंस एवरी फील्ड इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन।
तो ये इतना सा थ्योरम था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है जो आपने अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है z इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन प्रूव करना है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो वही डोमेन है जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि नंबर 1 ये कि आपके पास जो हर नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, उसकी 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन वाज कि हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट होना चाहिए। सेकंड ये थी कि अगर आपके पास कोई भी अगर ये सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट नहीं है तो फिर आपका क्या होता है कि अगर आप वो नॉन जीरो है और यूनिट भी नहीं है तो फिर आप उस टर्म को फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसेबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर ये केस भी नहीं होता तो फिर आप ये करें कि उसको दो डिफरेंट सेट ऑफ टर्म्स में जो है हर टर्म जिसमें यूनिक होगी वो उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। हमें नहीं पता कि काउंटेड अगर हम उन्हें काउंट करें तो वो कितने टर्म्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, 3 केस बनेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जी इंटेग्रल डोमेन है, ये चीज़ हमें पता है। और अगर इंटेग्रल डोमेन है और तो इसके अंदर यूनिटी भी होती है। यूनिटी मीन 1। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 किसे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। और उस 1 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 इंटू ए लिखें या ए इंटू 1 लिखें तो वो एक ही बात है, चाहे आप ए जी में से कोई भी ए एलिमेंट उठा लें। ठीक है। देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिटी एंड यूनिट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड यूनिटी। यूनिटी वो है जो सिंपली 1 है। ठीक है। यूनिट वो टर्म है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1। ठीक है। 1 और -1 ऐसे 2 टर्म्स हैं जी के अंदर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब 0 का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई होगा ही नहीं। ठीक है। वो क्योंकि खुद एक एडिटिव एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है। सही है। तो ये 3 एलिमेंट्स हो गए जो जी में से एक्सक्लूड हो गए। अब इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जी के अंदर जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि लेट कर लिया हमने कि नॉन जीरो और नॉन यूनिट। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, नॉन जीरो होना चाहिए और लेकिन वो यूनिट होना चाहिए। तो वो हमें 1 और -1 मिल गए, पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, देखिए ये जो कंडीशन है फर्स्ट वाली वो सबके ऊपर फुलफिल नहीं हुई, तो अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट हो और आप उन एलिमेंट को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिख सकें तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर। अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में देखें हमने 1 और -1 अगर निकाल दिया, यानी कि लेट कर लिया कि ए 0 भी नहीं है, ए 1 भी नहीं है, ए -1 भी नहीं है। तो अब देखें सेकंड कंडीशन क्या होगी कि हमने लेट कर लिया कि वो जो ए है वो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है और -1 भी नहीं है। तो लेट ए इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 तो फिर 1 से भी ग्रेटर होगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स तो नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि हम हर नंबर को क्या है प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये चीज़ आप याद रख लें कि मैथमेटिक्स का कोई भी नंबर आप उठा के देख लें, आप उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अगर 15 लें तो ये 3 5 ज़ार 15। अगर मैं 20 लेती हूँ तो देखें वो 2 2 5, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। यानी आप किसी भी किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो फाइनाइट वाली टर्म तो चली गई और पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब थर्ड कंडीशन की तरफ हम आगे हैं जिसमें P1 से लेकर PR तक और Q1 से लेकर QR तक एक ही नंबर को हम एक्सप्रेस कर रहे होते थे। अब दो केसेस हैं, या ए 0 से ग्रेटर हो और 1 से भी बड़ा हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ए छोटा हो 0 से, यानी नेगेटिव वाली वैल्यू हो, क्योंकि 1 0 और -1 ये 3 टर्म्स तो गई। इधर आगे बाकी पॉजिटिव नंबर, इधर आगे बाकी नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं कि उन एज को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक का रूल है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब दूसरा केस क्या बनता है कि हम नेगेटिव टर्म्स की बात करें। अगर नेगेटिव टर्म्स की बात करें, लेट कर ले कि इफ़ ए इज़ लेस देन 0 देन इट्स मीन दैट कि -a क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ए लेस देन है 0 से, तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज ऑपोजिट हो जाएगा। तो फिर माइनस से क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि देखें
जब a लेस देन 0 तो इसका मतलब नेगेटिव टर्म्स की बात हो रही है। हर नेगेटिव टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी ना, और पॉजिटिव टर्म तो 0 से ग्रेटर ही होती है। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नहीं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर ए माइनस ए ग्रेटर देन 0 है तो सेम जैसे हमने ऊपर कंडीशन ली सेम वैसे यहाँ पे फिर माइनस ए ग्रेटर देन 1 भी होगा, ऐसा ही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको इतने इन 2 स्टेप से तो हमने ए माइनस ए को एक पॉजिटिव टर्म कंसिडर कर लिया, वो बन गई। अब पॉजिटिव टर्म को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया माइनस ए इक्वल्स टू Q1 Q2 टू अप टू QS। वो PR था, यहाँ पे QS है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस से दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे ए दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये पूरी की टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस Q1 Q2 अप टू QS। यहाँ पे जो Q1 है उसको मैंने सेपरेट कर लिया, बाकी टर्म आपके पास वैसे ही है। सही है, अब Q1 क्या है, एक प्राइम एलिमेंट है। और प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि प्राइम एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं कि देखें जब आपके पास एक एलिमेंट है, एक नंबर है, उसको आप किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूंगी आपको इसी 15 की। अब ये जो 15 है ये 3 और 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है आपके पास एक। अब ये जो 3 और 5 है, या तो ये 3 से डिवाइड होगा पूरा और ये जो अगर हम 3 लेंगे डिवीजन वाले टर्म के लिए तो वो सिर्फ 3 को डिवाइड करेगा। अगर मैं इन दोनों में से एक टर्म 5 लूँ तो वो सिर्फ 5 को डिवाइड करेगा, फिर 3 बच जाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ए बी जो है वो डिवाइड हो रहे हैं पी से, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन है, दिस इम्प्लाइज दैट कि पी या तो ए को डिवाइड कर रहा होगा या पी डिवाइड कर रहा होगा बी को। तो इसी तरह से देखें ए बी मैंने इस 15 को कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे ए मैंने 3 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पी ले लूँ 3, तो 3 या तो 3 को डिवाइड करेगा 3, या और मैं 5 ले लूँ तो 5 से 5 को डिवाइड करेगा। तो सिर्फ प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन में रिवाइज करवाई है। अगर आपने डिटेल से समझनी है तो आपको उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि अगर Q1 एक प्राइम एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब है कि माइनस Q1 भी एक प्राइम एलिमेंट होगा। हमने पीछे ये चीज़ प्रूव की थी कि जो Z है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूस एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी तरह से यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में भी प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसेबल एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। सही है, तो अगर देखें ये प्राइम एलिमेंट है तो फिर ये इररिड्यूसेबल एलिमेंट्स भी होंगे। तो हमारे पास बना क्या कि हमने ए एलिमेंट उठाया एक, ठीक है, ये वाला ए उठाया उसको, ये भी सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये भी सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की थर्ड कंडीशन ये पढ़ी थी कि आप जो है, पहली कंडीशन ये थी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी अगर आपके पास वो यूनिट नहीं बनता तो उस नॉन जीरो एलिमेंट को आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के इररिड्यूसेबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें। तो हमने क्या किया, ए को प्राइम एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने थ्योरी ये यूज़ की कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में तो प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसेबल एलिमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो प्राइम एलिमेंट है इनको हम इररिड्यूसेबल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, वेयर पी आई एंड क्यू आई आर प्राइम एलिमेंट्स। तो इस हमने ए को क्या किया कि इररिड्यूसेबल एलिमेंट्स के फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन का सेकंड पार्ट ये है कि आपके पास जो जो आपने पी के एलिमेंट्स लिए होते हैं ना, P1 P2 P3 से PR तक, और इसी तरह से Q1 Q2 Q3 से QS तक, वो R और S जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो R और S इक्वल हैं तो फिर क्या है हमारे पास, फिर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि इस PI को QJ की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो यूनिट है Z के अंदर। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करें या ना करें वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट कि पी आई की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्विवेलेंट हैं क्यू जे के। तो थर्ड कंडीशन फुली सेटिस्फाई हो गई है। हैंस जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अभी इसी वीडियो में आपको कुछ डेफिनेशंस करवा देती हूँ।
ये सिर्फ डेफिनेशन है, आप एमसीक्यूज के लिए ही देखेंगे अगर, या आपको शॉर्ट क्लियर हो सकते हैं यहाँ से। अ नॉन जीरो प्रिंसिपल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय अ प्राइम एलिमेंट। यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कौन सी होती थी, वो डोमेन होती थी जो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट की जा सके। तो उसने कहा है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को प्राइम आइडियल तब कहेंगे जब वो प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो जाए। ठीक है, बात एक ही है, उसका नाम ही प्राइम तब होगा ना जब वो प्राइम एलिमेंट से जनरेट होगी। क्रोल्स थ्योरम क्या है कि इफ़ अ नॉन ट्रिवियल यूनिटल रिंग इज गिवन देन इट विल ऑलवेज कंटेन अ मैक्सिमल आइडियल। यानी कि एक ऐसा रिंग जिसके अंदर यूनिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो नॉन जीरो हो, तो फिर क्या है उसके अंदर मैक्सिमल आइडियल लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये स्टेटमेंट है क्रोल्स थ्योरम की। सेकंड थर्ड लास्ट है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि n कोई आपके पास इंटीजर है और n की जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, यानी कि वो n से जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये प्राइम आइडियल तब होगा जब n प्राइम होगा। सेम ऊपर वाली बात कि अगर n जो है वो किसी कोई प्राइम एलिमेंट जनरेट करेगा डोमेन का, तो वो प्राइम आइडियल डोमेन बन जाएगी। आई जो है, कोई भी आई प्राइम आइडियल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो उसका क्वोशंट रिंग है वो भी क्या हो, एक इंटेग्रल डोमेन हो। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है इफ़ n इज़ अ प्राइम आइडियल। एन प्राइम आइडियल कब होगा, अगेन वही बात रिपीट हो रही है। आप अगर चाहे आप क्वोशंट रिंग की बात कर लें, चाहे आप डिनोमिनेटर में NC की बात कर लें, चाहे आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात करें, तो आप उसको प्राइम आइडियल सिर्फ तब कहेंगे इस केस में कि जब Z/NZ या R/I इंटेग्रल डोमेन हो और n जो हो वो एक प्राइम नंबर हो। तो आज हमारा क्या कि रिंग एंड मॉड्यूल्स का जो रिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है।